निश्चितों से लड़ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम आखिर से शुरू करते हैं पीपल्स पार्टी से। अभी इलेक्शन का मज़ा थोड़ा किरकिरा हो गया। मज़ा तब आना था कि इमरान खान भी इलेक्शन में होता। तो पार्लियामान में आप आ गए हैं, तो आपकी पहली तकरीर है, तो किस किस्म की तकरीर, क्या बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रुथ डिफेंडर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर मकबूल। नाज़रीन, ये मुकम्मल इंटरव्यू आपको दिखाता हूं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी ने इसमें मुख्तलिफ़ मकामात पर क्या बात की और किसके बारे में क्या बात की। हाफ़िज़ साद रिज़वी का ये ज़बरदस्त इंटरव्यू, इसमें PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ के हवाले से भी भरपूर गुफ्तगू की, और इस इलेक्शन के हवाले से और गुज़श्ता इलेक्शन के हवाले से भी बात की। फैज़ाबाद धरना केस जो चल रहा है उसके हवाले से भी भरपूर बात की। तो ये इंटरव्यू देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को भी लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर दें ताकि ये मज़ीद लोगों तक भी पहुँचे। तो हाफ़िज़ साद रिज़वी ने इस इलेक्शन की तैयारियों और जिस तरह TLP ने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इस इलेक्शन में खड़े किए उस हवाले से क्या बात की वो देखिए। साद रिज़वी जो एक शोला बयां मुकर्रर हैं, उनका ख्याल है कि इस मरतबा उनकी जमात ने फटे चक देने हैं। हमने साद रिज़वी से इंटरव्यू का बंदोबस्त किया और मुख्तलिफ मामलात पर उनके स्टूडियो में बैठकर उनसे बात की। इस मतलब इंतखाबात की जो तैयारी है वो पिछले इंतखाबात से कितनी मुख्तलिफ है, इसके ऊपर अगर आप हमें बताएं कितने कैंडिडेट्स फील कर रहे हैं, कहाँ से, तो आप शायद 2 कौमी असम्बली की निश्चितों से लड़ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो इलेक्शन है वो 2018 से 2023 तक हमने ग्राउंड पर वर्किंग की है, और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, हालात है, वो सोशल मीडिया हो, सियासी मीडिया हो, किसी वहाँ तक तो हमारी रसाई जहाँ तक मुमकिन हुई हमने की है, लेकिन हमने ग्राउंड पर वर्किंग की। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से ज़्यादा ज़ोर और पहले से ज़्यादा तादाद में और पहले से ज़्यादा तरीके से हम आए हैं इलेक्शन के अंदर, और हमने ये ऐलान किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कि इलेक्शन जिस वक्त भी होगा तहरीक लब्बैक तैयार होगी। और तो हमेशा ही आप तैयार रहते हैं, तो रैलीज तो आपकी चलती रहती हैं। इलेक्शन के लिए हमने ऐलान किया था कि इलेक्शन जिस वक्त भी कराएं, हमारी है कि आइन के मुताबिक कराएंगे। अगर उसमें भी कोई रास्ते निकाले गए तो भी जिस वक्त इलेक्शन का ऐलान होगा, वो 30 दिन में हो, 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, तहरीक लब्बैक तैयार होगी। 2 हल्कों से इलेक्शन के लिए मैंने खुद कागज जमा करवाए हैं। बहरहाल ये समझें कि तहरीक लब्बैक क्रेन का जहाँ से निशान है वो मैं हर जगह मैं खुद लड़ रहा हूँ इलेक्शन, और मेरी जमात लड़ रही है। तकरीबन आप मुझे बता रहे थे 88 या 90% हल्कों पर आपने अपने कैंडिडेट जो है वो खड़े। जी, सिंध में तकरीबन 85%, पंजाब में 95% और बलूचिस्तान में तकरीबन 55%, और KPK में भी तकरीबन इस टाइम है 57%। 2018 के इंतखाबात में तज्जियाती तौर पर आपकी जमात को मुतारफ करवाया गया। आपकी अपनी कारकर्दगी ने 5वीं बड़ी जमात वोट लेने वाली पाकिस्तान में, 3री बड़ी जमात वोट लेने वाली पंजाब के अंदर, और 22 लाख के लगभग आपका वोट, 17 लाख के करीब जो है वोट आपको पंजाब से आपने लिया। वो 60 सीटें ऐसी हैं क्रूशियल जिसके ऊपर आपके वोट की वजह से उम्मीदवार हारे या जीते। तो इस मरतबा आप नंबर्स पर आपकी नज़र होगी कि नंबर्स हमें हकीकी नंबर जो है पार्लियामान के अंदर, असेंबली के अंदर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए? देखिए, हम तो जीतने के लिए आए हैं, हम तो जीतने के लिए आए हैं, लेकिन हकायक भी हमारी नज़रों से ओझल नहीं है। हम हकायक पर बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमने मेहनत की है और जहाँ पर हमारे लोगों ने पिछले 5 साल वर्क किया है, लोगों से ताल्लुकात रखे हैं, लोगों से बातें की हैं। अब देखें कि अगर आप इलेक्शन फेयर हों और सारे मामलात हों, तो जीत हार से बिना मुबालगा हम मुकाबले के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। पहले भी मुकाबला किया है हर मैदान में, कोई भी मैदान हो, तो इंशाल्लाह अब भी मुकाबला करेंगे। और हमारे लोगों ने बहुत वर्क किया है, मेहनत की है। देखिए, कौम की जो बुनियादी वजह है ना कि वो वोट क्यों देती है, वो कहती है कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। ये एक पहला है कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा है। तो देखें, कोरोना आया, मुश्किल वक्त, तरीन वक्त था, तहरीक लब्बैक खड़ी रही कौम के साथ। आपने देखा होगा कि हमने एक वो राशन घर तक पहुंचाओ की एक मुहिम चलाई, जब सारे मास्क लगाकर और जनाब वो क्या कहते हैं उसको, अंदर घरों में अपने आप क्वारंटीन किया हुआ था। उस वक्त भी हमारे कारकुन, वर्कर, जिम्मेदार हर ऊपर से लेकर नीचे तक मैदान में था। फिर उसके बाद सैलाब आया, आपने देखा वो हमने कितनी बड़ी कैंपेन की लोगों को। हमारे पास जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 9.5 लाख के करीब लोग हैं, और बाकी जो 2.5 लाख हैं वो तकरीबन इतने लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, यानी खाना पहुंचाया, पानी से निकाला, टेंट फराम किया घर तक। ये हमारे पास नंबर्स हैं, वो सारे हम दिखाने के लिए भी तैयार हैं। तो जो राशन है वो बहुत बड़ी तादाद है। फिर उसके बाद मुल्क के अंदर नामूस रिसालत का मसला आया, फिर भी हम मैदान में थे। फिर उसके बाद खत्म नबूवत का मसला आया, तब भी हम मैदान में थे। आफिया सिद्दीकी का मसला आया, तो हम कौम के साथ थे, अपना आवाज़ बुलंद की, खड़े रहे। फिर उसके बाद महंगाई का मसला आया, आपने देखा कराची से लेकर सराय आलमगीर तक लॉन्ग मार्च किया। तो हम तो कौम के दरमियान मौजूद रहे हैं। कौम के हाथों में वो कहते हैं कोर्ट में एक बॉल है कि वो जिधर किक करे। सियासी माहौल भी कोई मुवाफिक लग रहा है इस तरीके से कि PTI का जो वोटर है वो मखमसे का शिकार है, उसकी पार्टी के पास अब सिंबल नहीं है, और उनका मानना ये है कि उनके खिलाफ बाकायदा एक काविश की जा रही है उनको इलेक्शन में से निकालने की। नून लीग के ऊपर PDM की हुकूमत का बहुत बड़ा बोझ है। पीपल्स पार्टी जोर लगा रही है, लेकिन वो भी PDM की हुकूमत का हिस्सा रही है। तो आपको लगता है कि इस मरतबा आपके पास उन वोट्स के अलावा जो आपके तहरीक के वोट्स के साथ जुड़े हुए हैं, कैंडिडेट्स के साथ, और वोट्स भी आप लेना चाहेंगे किस जमात का वोट बैंक तोड़ने का, या उसको पीपल्स पार्टी की सियासत जो वो कर रही है आजकल, उस पर क्या बात की वो देखिए।
देखिए, हम आखिर से शुरू करते हैं पीपल्स पार्टी से। बिलावल साहब अब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं और मतलब खुलेआम मतलब ये कह रहे हैं कि हम उसको चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते और ये वो। मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के वोटों से ही नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, ये बात तय है। अगर किसने तय किया? ये किसने तय किया? ये उन्होंने खुद तय किया होगा। आप देखें, हम माजी देखकर हाल का फैसला करेंगे ना। तो पीडीएम की गवर्नमेंट में जो वज़ीर आज़म बना वो शहबाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ किसके वोटों से वज़ीर आज़म बना? पीपल्स पार्टी के वोटों से। नवाज शरीफ 2013 में किसके वोटों से वज़ीर आज़म बना? तो हम माजी देखेंगे, वो हाल में मुस्तकबिल में तो जो अभी जो वो कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये तय है कि नूरा कुछ थी? ये तो तय होके ये गवर्नमेंट से बाहर आए हैं ना, ये बात तय करके आए हैं कि हम बाहर जाके इलेक्शन अलग-अलग लड़ेंगे और अंदर आके फिर मिलकर खाएंगे। वो कहते हैं दिखाने के लिए, ये खाने के लिए। तो ये मिलकर होगा। तो ये तो होगी पीपल्स पार्टी। ये पीपल्स पार्टी। अब आ जाए पीटीआई। देखिए, पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, देखिए हम उस मरहले से गुजरे हैं, कलअदम के मरहले से गुजरे हैं, हम 4th शेड्यूल के मरहले से गुजरे हैं, ये तमाम मरहले से हम गुजर के हैं और हमने ये उनको मुंह पर कहा था कि हम गुजर रहे हैं, आपकी बारी। अब उन्हें हौसला नहीं हारना चाहिए, वो जैसे भी हालात हो उन्हें डटकर मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, वो उनका मौक़िफ़ है ना, वो अपने मौक़िफ़ पर कुर्बानी दें। हमने अपने मौक़िफ़ पर कुर्बानी दी है और लोग कहते हैं कि आप अब इमरान खान के खिलाफ इसलिए नरम बातें करते हैं कि आप उनका वोट बैंक चाहिए। बिल्कुल चाहिए, उनका वोट बैंक भी चाहिए, बाहर पाकिस्तानी का वोट चाहिए, मुझे आपका वोट चाहिए, मुझे हर एक का वोट चाहिए। मेरी तो कोशिश होगी कि बिलावल में वोट डाले, मेरी तो कोशिश होगी नवाज शरीफ में। देखिए, मैं मतलब सियासत में वोट के साथ मुझे चाहिए, लेकिन अगर आप कहें कि उसके खिलाफ बात, तो हमने इमरान खान के खिलाफ उस वक्त बात की है जब वो बात के मुकाबले में गोली मारता था, जब वो बात के मुकाबले में 8 माह जेल भेजता था, जब वो बात के मुकाबले में मुंह पे हाथ फेरता था कि ऐसी की तैसी। हमने उस वक्त उसका सामना किया। अब तो उसके बाद सामने लिए बात, उसके खिलाफ बात करना, मैं ये समझता हूँ कि बात बनती नहीं है। अब तो जो मैदान में मौजूद है, हाजिर लोगों की बात होती है, वो जब आएगा मैदान में। और अभी इलेक्शन का मजा थोड़ा किरकिरा हो गया। मजा तब आना था कि इमरान खान भी इलेक्शन में होता, फिर पता लगता। देखें, सोशल मीडिया की वर्किंग और चीज़ है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, लेकिन उन्होंने 5 साल में ग्रास रूट लेवल पर कोई वर्किंग नहीं। ठीक है, हाँ, वो कैंपेन से हवा बनाए और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन 5 साल में उन्होंने ग्रास रूट लेवल एक आम आदमी के लिए क्या किया? तो सोशल मीडिया की मकबूलियत से मुतासर नहीं होते? नहीं, सोशल मीडिया पर देखें, सोशल मीडिया पर जितनी हमारे खिलाफ कैंपेन की है पीटीआई ने, उससे क्या हुआ हमें? अगर आप अपना सोशल मीडिया बड़ा तगड़ा वैसे किस तरह करते हैं? आपके पास भी लोग हैं जो आपने हायर किए हुए, कैसे होता है? देखें जी, हमारे पास तो मलंग है, मलंग समझ, मलंग बहुत अच्छे तरीके से। जी, मलंग है हमारे पास। और जो बैनुल अक़वामी बयानिया हो और जो हो पीटीआई का करता धरता बयानिया, नून लीग का, लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए इनके बजट है सोशल मीडिया के लिए, मीडिया के लिए लग रहा है। ये आप सारे मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारा एक वर्कर है जिसके पास इतनी पावर है, वो 100 रुपए का पैकेज लगाता है, इनकी हर चीज उड़ा देता है। ये हम आपको गारंटी से, और कुछ नहीं, आपके सामने। ठीक है, हमने चीजें की हुई हैं, लेकिन बाकायदा जो है ना, वो हम देखिए, हम बैन है, हम ट्विटर पे बैन है, हम फेसबुक पे बैन है, हम सारी चीजों, हम व्हाट्सएप तक बैन है। तो इसके बावजूद आपके ट्रेंड्स बड़े पॉपुलर होते हैं, आप हमेशा ट्रेंड कर रहे होते हैं। ये तो मलंग विद मोबाइल, ये मलंग विद मोबाइल एंड मलंग विद मदारिस। ठीक है, हर वक्त काम करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त काम करते हैं। और देखें, इखलास से अमल मांग नया गाने को हमसे। देखें, एक तरफ दुनिया के तमाम वसाइल होना और एक तरफ इखलास हो, तो जीता हमेशा इखलास ही है। तो पीटीआई ये होगी, तो नून लीग, वो आपने बताया था ना, 3 है, नीचे से शुरू करते हैं। जी, नून लीग। देखिए, नून लीग तो इस वक्त तय करके आई है कि हमने क्या करना है और क्या करना है। नून लीग इस वक्त कौम के पास नहीं जा सकती, ये मैं आपको गारंटी से बात करता हूँ। और जो उन्होंने पिछले पीडीएम की गवर्नमेंट में कौम का भरकस निकाला है, देखिए, एक तो नफरत है उनसे। नफरत यह है कि आप आज आए हैं कौम के मसीहा बनकर। कौम को जब आपकी ज़रूरत थी, आपका पहला हक ये था कि आप कौम के साथ वक्त गुजारें। मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ जेल से, लंदन से नहीं, अगर जेल से मीनार पाकिस्तान आता तो मंजर कुछ और आता। लंदन से पाकिस्तान आना और फिर ये कहना कि मैं कौम के लिए आया हूँ, कौम ने क्या वो हालात नहीं देखे। और जब तो निकाला भी तो जेल गलत गया था ना, ये भी तो है। खाली नवाज शरीफ को निकाला नहीं गया। देखिए, जेल के अंदर रोज आना, फिर जेल के अंदर, आप मुझे बताएं कि जेल तो एक सियासी कैदी के लिए, एक सियासी लीडर के लिए जेल को हंस के गुजारना चाहिए। ये तो मतलब जेवर होता है, सियासत का हुस्न होता है कि ठीक है, आप जायज़ आना चाहिए। और जेल जो है ना, वो अपने अंदर रहने वाले कैदी को 9 बाद कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ और अदल देना शुरू कर देती है। उसका एक अपना तरीका है। जैसे एक माँ के रहम में कोख में 9 साल बचा, 9 महीने बचा परवरिश पाता है ना, जेल में भी ये परवरिश है, सियासी परवरिश। जी, सियासी परवरिश। और 9 माह बाद कहीं ना कहीं बात लगना शुरू हो जाती है। ये इसका एक खासा है। तो इमरान खान को आपकी इस बात से काफी हौसला होगा। हाँ, ठीक है, अच्छी बातें होना चाहिए और डट के जेल काटनी चाहिए। देखिए, ये तो पाकिस्तान की तारीख है। नवाज उस वक्त नहीं मौजूद था पाकिस्तान में जब आपके बयान के मुताबिक कौम को उनकी जरूरत थी। जिस तरह देखें, अब इमरान खान को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए था कि वो डट कर खड़े होते सामने। हालात जैसे भी थे, मुश्किल हालात थे, साफ ज़ाहिर है, जलसा नहीं करने दिया जा रहा था। ये जो कुछ आज पीटीआई के लिए हालात है, ऐसे ही हालात थे तब। एक वन साइडेड और कहा जा रहा था कि 8 महीने तक पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। ये सारी बातें हम भूले नहीं है, ठीक है, ये सारी बातें मौजूद हैं। उसके बाद उस वक्त ज़रूरत थी कौम को, पाकिस्तानी लीडर्स की, कि वो कौम के अंदर खड़े होते और कौम को चार्ज करते और कौम को बात करते और कहते कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, एक वक्त आएगा, इसको हम कोई करेंगे। लेकिन वो वक्त क्या आया कि ना तो साथ खड़े हुए और ना कोई बात की, बल्कि यहाँ से जहाज भरकर लंदन गए और वहाँ पे मुशावरत हुई और मिलकर गवर्नमेंट बनाकर आ गए। फिर वो गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ना रही।
ठीक है जी। वो जिस वक्त इमरान खान इस पोजीशन में आ चुका था कि इमरान खान का एक काउंसलर भी जीत नहीं सकता था, उस वक्त ये मैं साजिश कहूँ या उसके हक में फैसला कहूँ, ये जुल्म हुआ हमारे साथ कि अब उसकी मौत वो अपनी जानिब खुद गड़े की जानिब था, उसको मोड़कर दोबारा इक़्तिदार की तरफ मुंह कर दिया। तो आज उस वक्त नहीं मौजूद था पाकिस्तान में जब आपके बयान के मुताबिक कौम को उनकी जरूरत है, जिस तरह वो आए वापस। देखें, अब इमरान खान को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए था कि वो डट कर खड़े होते सामने। हालात जैसे भी थे, मुश्किल हालात थे, साफ ज़ाहिर है जलसा नहीं करने दिया जा रहा था। ये जो कुछ आज पीटीआई के लिए हालात है, ऐसे ही हालात थे तब। एक वन साइडेड और कहा जा रहा था कि 8 महीने तक पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, ये सारी बातें हम भूले नहीं है, ठीक है, ये सारी बातें मौजूद हैं। उसके बाद उस वक्त ज़रूरत थी कौम को, पाकिस्तानी लीडर्स की, कि वो कौम के अंदर खड़े होते और कौम को चार्ज करते और कौम को बात करते और कहते कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, एक वक्त आएगा इसको हम कोई करेंगे। लेकिन वो वक्त क्या आया कि ना तो साथ खड़े हुए और ना कोई बात की, बल्कि यहाँ से जहाज भरकर लंदन गए और वहाँ पे मुशावरत हुई और मिलकर गवर्नमेंट बनाकर आ गए। फिर वो गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ना रही, ठीक है। वो जिस वक्त इमरान खान इस पोजीशन में आ चुका था कि इमरान खान का एक काउंसलर भी जीत नहीं सकता था, उस वक्त ये मैं साजिश कहूँ या उसके हक में फैसला कहूँ, ये जुल्म हुआ हमारे साथ कि अब उसकी मौत वो अपनी जानिब खुद गड़े की जानिब था, उसको मोड़कर दोबारा इक़्तिदार की तरफ मुंह कर दिया गया उसका। ये गलती हुई। फिर उन लोगों को लेकर आया गया जो कौम के सामने साथ नहीं खड़े थे। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की क्या कुर्बानी है कौम के लिए। देखें, जो लीडर डर के फैसले करे और अपने मुस्तकबिल के डर से फैसले करे कि हम इक़्तिदार, वो तो कहते हैं रियासत को बचाया और रियासत को बचाने के लिए हमने सियासी कुर्बानी दी है, और अगर हम पीडीएम की हुकूमत में ना आते तो पाकिस्तान डूब जाता। तो आपने बयान सुना हुआ ना उनका, देखिए जस्टिफिकेशन। रियासत को बचाने के लिए, रियासत को तो 9 मई वाले दिन बचाना था, नहीं बचा सके। खड़े होना चाहिए था इनको कौम के बच्चों के सामने कि भाई हम रियासत के साथ खड़े हैं, आप भी मेरे कौम के बच्चों, आपको इधर नहीं जाना। सब तो दबक के अंदर बैठे हुए थे, साथ खड़े होना चाहिए था ना। फिर रियासत को बचाना होता तो उस रियासत के अंदर रहकर बचाया जा सकता है या लंदन में बैठकर। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं जो कहते हैं कि वो मेरे कुछ नाले हैं जो लब पर ना आऊंगा तो तू जल जाएगा, तेरा पैमान जल जाएगा। लब पे आपने रोके भी नहीं, आपने नालों को आने दिया। जरा थोड़ी सी और बात करते हैं। आपकी जमात की जो उठान है, जो पॉपुलर इमेजिनेशन के ऊपर मीडिया के जाविये से आप बात करें, जो आपकी कवरेज के हवाले से फेयर नहीं है, मुझे ये भी मानना चाहिए। आपकी कवरेज का क्वांटम जो है मैं मीडिया के ऊपर देखता हूँ वो ना होने के बराबर है मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन उसने आपकी सेहत, सियासी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन असूल की बात है, कवरेज होनी चाहिए, सेंसरशिप भी आप पर है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आपकी जमात के बारे में कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपसे धरना करवाया, फैजाबाद का धरना। वो भी विजुअल्स हमने देखे कि जब एक फौजी वर्दी में जो फर्द है वो पैसे देके कह रहा है कि आप भी हम में से हैं। तो एक मोहब्बत का वो क्या कहानी थी उल्फत की? वो उल्फत की कहानी थी, हमने गलत रिपोर्ट किया फैजाबाद के धरने में, क्या हुआ? देखें, आप ये नतीजा निकालें कि फैजाबाद के धरने से हुआ क्या, ये धरना हुआ क्यों, पहले तो ये बात तय करें, फिर ये हुआ क्या और फिर क्या क्या हुआ। ये 3 चीजें। ये धरना क्यों हुआ सवाल है। ये धरना उससे पहले एक एहतजाज हुआ लाहौर में और कहा गया कि आपने 7B और 7C की शिकों को तब्दील किया। कहा गया नहीं, उसमें क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, यही कहा गया। तो हमने कहा क्लैरिकल मिस्टेक हो गया तो फौरन ठीक किया जाए। आपको 8 नहीं 10 दिन का टाइम देते हैं, क्या क्लैरिकल मिस्टेक के ठीक करने के लिए 10 दिन का टाइम काफी नहीं? सवाल है, सवाल। फिर कहा गया जी वो फलाने किया। भाई जिसने भी किया, आप क्लैरिकल मिस्टेक को ठीक कर दें। 10 दिन तक इंतजार किया गया, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग भी गए, हम भी गए फैजाबाद में और जाकर धरना दिया। तकरीबन 19 दिन मुज़ाकरात चले। 19 दिन में तकरीबन कोई दर्जनों दौर हैं जो मुज़ाकरात के हैं। उसमें बड़े बड़े नामी गिरामी लोग शामिल हैं, राजा ज़फ़रुल्लाह, एहसन इकबाल, ये नामी गिरामी और बाकी सारे लोग इसमें शामिल हैं जो उस वक्त तकरीबन वज़रा की सीटों पर शामिल थे या बड़ी बड़ी नून लीग की सीटों पर भी होने थे। इनसे कहा गया कि यार आप क्लैरिकल मिस्टेक तो ठीक करें, नहीं तैयार। हमने कहा देखें आप ये जो कर रहे हैं ना, इसके मुजरिम को आपको सामने लाना पड़ेगा। वो क्या ऐसी बात है कि जो आप हम कौम के सामने लाने के लिए तैयार नहीं? तो नून लीग की बहुत बड़ी शख्सियत ने आती है। हमने कहा कि हमारे नज़दीक मुजरिम जो है ना वो वज़ीर कानून है ज़ाहिद हामिद। तो यही देख लें कि हमें ये हमारी जब इजलास हुआ है तो हमारे लोगों ने कहा कि ये शख्स मुजरिम है, इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। आप एक क्लैरिकल मिस्टेक ठीक करें और मुजरिम को सामने लेकर आए। जो मुजरिम है उसको आप अपनी पार्टी के तौर पर सजा दें। अगर जो ड्राफ्ट जो था कमेटी ने अप्रूव किया था, जो मल्टी पार्टी कमेटी थी जिसके अंदर दूसरी पार्टी के नुमाइंदगान भी थे, लेकिन आपका मानना ये कि वो लॉ मिनिस्टर इवेंचुअली वाज रिस्पांसिबल। आप ये मुझे बताएं कि 19 दिन में क्या कदम थी कि 7B और 7C को तकरीबन 13 दिन बाद, धरने के 13 दिन बाद बहाल कर दिया गया। हमने कहा जी बहाल हो गया, उनका ठीक है। हमने कहा जी इसका मुजरिम बता दें, सामने ले आए। उन्होंने कहा जी ऐसे है वैसे। हमने कहा जी इसका मुजरिम ज़ाहिद हामिद है, ठीक है जी, उसका इस्तीफा चाहिए, वो अब वजीर कानून रहने के काबिल नहीं है, ये हमारा है, ठीक है। इस पर डिबेट चलती रही, कलमदान वापस ले लिया गया, रख लिया गया, सारी बातें हो गई। इस दौरान अब नून लीग वालों का रवैया मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा और इनके तमाम कुछ लोग कहते थे कि इस मसले को सॉल्व किया जाए, कुछ लोग जाकर उनको कहते थे कि नहीं इस मसले को बजोरे बाजू सॉल्व किया जाए। आज ये बात मनवा लेंगे, कल ये आपसे और कोई बता आगे, कल वज़ीर आज़म का इस्तीफा मांगे। कुछ लोग कौन थे? क्योंकि नून लीग में तो नून लीग वाले, नून लीग में कौन ऐसा था जो आपसे टेक ऑन करता? उनकी तो पुलिस बातें नहीं मान रही थी, आप के बंदे रेड करते थे, पुलिस वाले भाग जाते थे, मतलब वो तो बड़ी मुश्किल में था। किसने रेड किया? मतलब जब लड़ाई होती थी। अब मैं आपको तल साहब हकायक की नजरों से देखें, आपको पता है कि जब जिस दिन हम पर ऑपरेशन हुआ हमारे कितने लोग जेलों में थे?
नहीं मालूम। अगर पुलिस रेड करती थी, उनकी बात नहीं मान रही थी, तो जेलों में किसने उठाकर डाला? शहबाज शरीफ साहब खुद गिरफ्तार करने आए, या एहसन इकबाल ने पकड़ के डाला, या जनाब ज़ैद अहमद ने पकड़ के डाला? किसने डाला? तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त रियासत की रेट भाई बड़ी सख्त और आप मौसर थी। लिस्टें मंगवा कर देखें, 2017 21 नवंबर तक, 22 नवंबर तक, आप 6 नवंबर से स्टार्ट करें और 22 नवंबर तक आप पाकिस्तान की तमाम जेलों की लिस्टें मंगवाएं, और उनमें डिटेंशन और जनाब MPO के तहत डिटेंशन, उनके तहत कितने लोग इस तहरीक का हिस्सा थे जो आए, जेलों में बंद हुए, पर्चे कटे थानों में 21 से पहले, ऑपरेशन से पहले, वो तकरीबन 2500 बंदा है। क्यों उठाकर जेलों में बंद किया? अगर पुलिस इनकी नहीं मान रही थी तो वो जेलों में कैसे चले गए? यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं, बाबा जी रहा करते थे, वहाँ पर तो तकरीबन कोई 2 जुम्मे नहीं पढ़ाने दिए गए। अब मुझे बताएं, अगर पुलिस इनकी बात नहीं मान रही थी तो जुम्मा का दिन एक ऐसा होता है कि जिस दिन पब्लिक भी होती है और जोर भी होता है और सारे लोग जमा होते हैं, वो जुम्मा क्यों नहीं हुआ? ये गलत बयानी करते हैं, अपने ऊपर से बोझ उतारने के लिए वो कहते हैं कि रियासत हमारे साथ थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि 8000 शेल किसने चलाया था? खुद पकड़ी हुई थी गन एहसन इकबाल ने, या खुद पकड़ी हुई थी राजा जफरुल्लाह ने, या जो भी इनके जो बातें करते हैं कि राना सनाउल्लाह खुद खड़ा हुआ था, हमें तो वहाँ कोई नजर नहीं आया। हाँ, एक दफा एक शख्स नजर आया, उसका मेरे नाम में ज़हन नहीं है, वो ऊपर पुल के ऊपर, और वो खड़ा होकर ऑपरेशन की निगरानी करवाया। तो रियासत ने भरपूर कार्रवाइयाँ की, अपनी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया। देखिए, भरपूर तरीन ताकत का वाटर कैनन इस्तेमाल किया, बुलेट इस्तेमाल की। मुझे बताएं, 8 शुहदा का नाम लिया आज तक किसी ने फैजाबाद का? सवाल यह कि उनको किसने शहीद किया? तो फिर मुआहिदा किया, तो मुआहिदा में ये लिखा आपने कि इनका नाम लेना चाहिए, उनके फैजाबाद का जो मशहूर मुआहिदा था। जी, अभी मैंने इसको आगे बिल्ड करना है, मैंने फिर फैजाबाद की जजमेंट के ऊपर आना, काजी फाइज के ऊपर भी आना है। उस मुआहिदे के अंदर तो ये चीजें आप लिखवा सकते थे क्या कि जी ये जो कैफरे किरदार पर पहुंचाए उन लोगों को जिन्होंने शहदा को लोगों को शहीद किया है, जिन्होंने उनको सजाएं दें, लेकिन उनके ऊपर FIRs करें, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ जी बिल्कुल। तो उसके बाद उसके अंदर फिर जनरल बाजवा की तारीफ भी है, जनरल फैज ने उसको साइन भी किया हुआ था। ये लोग हाँ कि उनको की मदद उन्होंने की और बड़ा अच्छा उन्होंने किरदार अदा किया। इस किस्म का जुमला है मेरे ख्याल में, आप निकालें फिर हम देखते हैं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि हम जुमला देख लेते हैं, हो सकता है हो, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं है उसके अंदर नहीं, वो सिर्फ एक लफ्ज है, बावसातत जनरल फैज अल्फाज। जी मैं आपको बताता हूँ, उनका सिग्नेचर है। उसकी बात यह है कि हमारे सामने एक बंदा 19 दिन तक कई दौरों में बैठा हुआ है और वो किसी बात को नहीं मान रहा, और हमने भी उनको मुज़ाकरात के लिए नहीं बुलाया। ठीक ना, हम तो जानते नहीं थे भी जनरल साहब फैज साहब कौन है, जनाब एहसन इकबाल कौन है और ये कौन है। हम तो अपना मुद्दा लेकर गए, हमारे सामने जो लोग बैठे थे, आखिरी वक्त में ये लोग अपने लोगों के साथ आए, उन्हीं के साथ, और आकर कहा कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से जो एक कमेटी तय थी जो मुज़ाकरात करती थी, वो उनके साथ मिलने के लिए चली गई और उनके साथ सारी बातें की। उसमें हमारे साइन मौजूद हैं, हम अपना आज तक उन साइनों को डिनाई नहीं करते, हमने ही किए हैं, हमने ही बात की है। एहसन इकबाल के साइन मौजूद है, वो बताएंगे उन्होंने क्यों किए, नहीं किए या नहीं किए। जनरल फैज के मौजूद है, ये वो बताएंगे उन्होंने किए या नहीं किए। हमारे सामने जो सारी चीजें, हमारे सामने ड्राफ्ट तैयार हुआ और ये बातें कि ये हम आपके साथ तय करते हैं, हमने जो नहीं मानना था कट कर दिया, जो मानना था वो लिखवा दिया। हमने तो अपने मुतालबात पेश किए, ये तो हुकूमत और रियासत बताएगी कि उसने क्या किया। अच्छा, मैं इतनी तवील इसके ऊपर बात ना करता क्योंकि ज़रा माजी का एक किस्सा है। अगर ये मामला अब एक कमीशन के सामने ना होता, जहाँ पर लोगों की बाकायदा पेशियां ना हो रही होती, जहाँ पर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब जिन्होंने वो फेमस जजमेंट लिखी, जिसके मतलब से आप ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करते, मैंने आपके बयानात सुने हैं कि कमीशन के सामने आपको भी शायद बुलवाया जाए। ये मामला आपके ख्याल में कमीशन के सामने जब जाएगा तो तहकीकात होंगी, तो उसके अंदर कहा यह जा रहा है कि रियासत ने अपनी रेट को एब्डिकेट किया। मैं जो आर्गुमेंट बिल कर रहा था वो, लेकिन आपने उसको कहा कि एब्डिकेट की तरह, ये नंबर्स आप देख लें। ये मामला कमीशन के सामने अगर आपको बुलाएं तो आप जाएंगे? हम भी जाएंगे, हम वो तमाम अफराद को भी लेके जाएंगे जो कमेटी का हिस्सा थे, वो तमाम अफराद जिन्होंने हुकूमत से और हुकूमत के साथ जो आए लोग थे, उन तमाम से बातें की, जिन्होंने साइन किए, हम तमाम को ले जाएंगे और कमीशन में पेश होंगे। हमें तो कोई मसला नहीं, हमें तो ये दुख है कि हमें बुलाया क्यों नहीं जा रहा। फैसला मेरे खिलाफ करना है, ये दुनिया में कहीं हुआ है कि आपने फैसला, या मुझे पर इल्जाम है कि ये फैजाबाद धरना किसने किया। सवाल ये होता है कि ये इन्होंने मुल्क बंद किया। भाई हमने किया, हमने कब इनकार किया? हम किए, हमने किया है, और हम सारे आम कहते हैं कि हमने किया है और इस बात के ऊपर किया है। हाँ, आपको इतराज़ है, हमें ये पाकिस्तान के कमीशन नहीं, बैनुल-अक़वामी भी बनाए, तो जिस वक्त कहें हम उस वक्त में पेश होने के लिए तैयार हैं। ज़ाती हैसियत में कहें, वो कला के साथ कहें, उन लोगों के साथ कहें, हर वक्त तैयार है। ये तो बात ही नहीं, ये तो हमें दुख है कि हमें क्यों नहीं बुलाया जाता। जब इल्जाम हमारे सर है तो हमें बुलाएं, इसलिए कि हमारी ताब नहीं है किसी के साथ। हमारी बात सुने ना, फिर हक बात तो हक बात है, सच बात है। आपको कमीशन में जाना चाहिए, ये मेजर पार्टी आपके गिर सारे हमारी हम तो कमीशन में जाकर जब पार्टी बने कि भाई हमारे पास खिलाफ बात है, तो गाजी फायज़ी साहब ने ऐसे फाइल उठाकर हमारे वो कला की साइड पर रखी। मैं इदारों से बात करना चाहता हूँ, भाई इदारे रिपोर्ट दे चुके हैं। अगर आप इदारों से बात करें, इदारे रिपोर्ट, नेक्टा ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट नहीं दी, उसने कहा ये क्लियर है इस बात में, सारे रिपोर्ट नहीं दे चुके, तो ठीक है आप इदारों के बारे में बात करें। तो हमारे ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने मुल्क बंद किया, इन्होंने यूं किया, धरना इन्होंने आके दिया, तो ज्यादा बेहतर कौन बताएगा? इदारे बताएंगे, हम बताएंगे। अब एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं बिल्कुल आखिर में। आप पार्लियामान का हिस्सा बन गए हैं, आप सीट जीत गए हैं। मैं मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ क्योंकि जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। अब आप पार्लियामान के अंदर हैं और आपके रुफ़का भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। उतनी बड़ी तादाद में नहीं होंगे जितना आप ख्याल किया जाता है, लेकिन बैठे हुए पार्लियामान में आप आ गए हैं। तो आपकी पहली तकरीर है, तो किस किस्म की तकरीर, क्या कहेंगे? खिताब तो खैर खत्म है आप पर, लेकिन ये कि वो तकरीर जो है जो पार्लियामान में पहली मरतबा आवाज़ आपकी अगर आती है तो क्या हो? आप बंडा फोड़ देते हैं। वैसे मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे सिनेरियो सोच कर फिल बदी तो ये है कि मैं कौम के तमाम मसाइल लिख कर ले जाऊंगा।
कोई लंबी चौड़ी भाषण नहीं होंगी। कौम के तमाम मसाइल जो कौम इस वक्त गुजर रही है ना, उन तमाम मसाइल को एक लिस्ट करके ले जाऊंगा और अपने बयान करूंगा। और मैं इन तमाम दोस्तों से कहूंगा, जो भी हुए पूरे पार्लियामान में, उनसे कहूंगा कि ये हमारी कौम के मसाइल हैं। हम 5 साल के लिए मुंतखब होकर आए हैं। हमने जाते वक्त ये बताना है कि हमने कौम को किन किन मसाइल से निजात दिलवाई है और किन किन मसाइल का शिकार किया है। अगर हम इस लिस्ट में से कौम को मसाइल को निकाल कर वसाइल तक ले गए तो हम कामयाब हैं, वरना आप भी कौम के मुजरिम हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मैं भी मुजरिम। ये मेरी पहली जबरदस्त तकरीर होगी। दाएं बाएं आपके वो लोग बैठे होंगे जिनके ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं अपने जलसों के अंदर, तो आप उनसे मुखातब होते हुए क्या कहेंगे कि यही कहूंगा मियां नवाज शरीफ जो भाग गया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है जो तय करके, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, फिर आपको उस निज़ाम के मुताबिक भी चलना होगा। निज़ाम के मुताबिक मेरा अपनी ज़ुबान के मुताबिक चलना होगा, अपने किरदार के मुताबिक और अपने अफकार के मुताबिक चलना होगा। बाकी वहाँ मैं अगर वो कोई बात होगी तो फिर मैं भी होंगे और वो भी होंगे। अगर वो कोई बात गलत करेंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि फिर मैं चुप करके बैठूंगा, ये तो नहीं हो सकता। जब आप अगर पार्लियामान में हुए, आपकी पहली तकरीर हुई, तो मैं गैलरी में जरूर बैठा देख रहा हूँ। आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैं कौम के मसाइल लेकर जाऊंगा। अगर हमने कम कर दिए तो हम कौम के सामने सब सुर्खरू हैं। अगर हमने इजाफा किया और कम ना किया और जूं के तू रहे तो फिर हम कौम के मुजरिम हैं। बहुत शुक्रिया। साद रिजवी पर उम्मीद है तमाम जमातों की तरह उनका ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हटने वाला। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ट्रुथ डिफेंडर टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।